नमस्कार। आज के इस विस्तृत भौगोलिक विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और विशाल विषय को डिकोड करने जा रहे हैं, भारत का संपूर्ण नदी तंत्र। इस चर्चा में हम मैक्रो से माइक्रो लेवल तक जाएंगे और इस पूरे नेटवर्क को एक बहुत ही सहज और सुव्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूरे नदी तंत्र को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। महान नदी विभाजन, सिंधु नदी प्रणाली, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी नेटवर्क, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और आखिर में पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। भाग 1, द ग्रेट रिवर डिवाइड, महान नदी विभाजन। पूरे भारतीय नदी तंत्र को समझने का सबसे बुनियादी तरीका है इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटना। एक तरफ हैं उत्तर की हिमालय नदियां। अब क्योंकि ये ग्लेशियरों की पिघलती बर्फ से बनती हैं, इनमें साल भर पानी रहता है, यानी ये 12 मासी होती हैं। दूसरी तरफ हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय नदियां। ये पूरी तरह से मौसमी होती हैं और इनका पानी काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। यही बुनियादी अंतर हमारे पूरे भूगोल की नींव है। भाग 2, द इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी प्रणाली। 2880 किलोमीटर। जरा इस विशाल आंकड़े के बारे में सोचिए। ये सिंधु नदी की कुल लंबाई है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास तिब्बत से शुरू होकर भारत के लद्दाख से गुजरते हुए पाकिस्तान तक पहुंचने वाली ये नदी सच में एक बहुत ही लंबा और ऐतिहासिक सफर तय करती है। अब इस प्रणाली की जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है, वो है इसका शानदार भौगोलिक विवरण। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। यही वो नदियां हैं जो मिलकर पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि का निर्माण करती हैं। और हां, एक बेहद खास बात यह है कि इनमें से व्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरह से सिर्फ भारत के भीतर ही बहती है। भाग 3, द माइटी ब्रह्मपुत्र, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि कैसे एक ही नदी अलग अलग सीमाओं को पार करते हुए अपनी पूरी पहचान ही बदल लेती है। देखिए, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। जैसे ही ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका नाम देहांग हो जाता है। आगे असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और अंत में बांग्लादेश में जाते ही ये जमुना कहलाने लगती है ना कमाल की बात। भौगोलिक संदर्भ बदलते ही इसका नाम पूरी तरह बदल जाता है। इस शक्तिशाली नदी के कुछ और तथ्य तो सच में अद्भुत हैं। कुल 2900 किलोमीटर लंबी इस नदी का आकार इतना विशाल है कि असम में इसके ठीक बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजूद है। इसे माजुली कहते हैं और ये इतना बड़ा है कि अपने आप में एक पूरा आबाद जिला है। इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी लोहित भी है, जिसे इसके गहरे लाल रंग की वजह से लाल नदी भी कहा जाता है। भाग 4, द गंगा रिवर नेटवर्क, गंगा नदी नेटवर्क। चलिए अब देखते हैं कि ये विशाल नदी आखिर बनती कैसे है। उत्तराखंड में 5 प्रमुख संगम हैं, जिन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है। इनका सटीक क्रम कुछ इस तरह है: सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अंत में आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग ही वो ऐतिहासिक जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां आखिरकार एक साथ मिलती हैं और यहीं से जन्म होता है गंगा का। 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की ये कुल लंबाई इस बात का प्रमाण है कि इसका फैलाव कितना व्यापक है। ये नदी भारत के 5 प्रमुख राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए अपना सफर तय करती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस घने नेटवर्क को आसानी से समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा और कोसी, और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां जिनमें यमुना और सोन शामिल हैं। यहाँ एक तथ्य और याद रखने लायक है कि 1376 किलोमीटर की लंबाई के साथ यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जब हम इन सहायक नदियों की बात कर ही रहे हैं, तो कोसी नदी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस नदी का चरित्र काफी अलग और विद्रोही है। ये नदी अक्सर अपना रास्ता अचानक बदल लेती है, जिससे काफी तबाही होती है। इसी अप्रत्याशित स्वभाव के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब उत्तर की इन विशाल प्रणालियों को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। जैसे जैसे हम इन ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों से दूर दक्षिण के विविध प्रायद्वीपीय परिदृश्य की ओर बढ़ते हैं, तो इस पूरे नदी तंत्र में आखिर क्या बदलाव आते हैं? आइए इसका जवाब खोजते हैं। भाग 5, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां।
यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती। इसका सीधा सा जवाब है ज्वारानद मुख यानी ऐश्वरी। होता यह है कि इन नदियों का बहाव काफी तेज और सीमित होता है, इसलिए इनका मीठा पानी डेल्टा के रूप में फैलने के बजाय सीधे जाकर खारे समुद्र में मिल जाता है। अब इन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के अपने अपने बिल्कुल अलग भूवैज्ञानिक व्यक्तित्व हैं। उदाहरण के लिए एक तरफ नर्मदा नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गहरी दरार घाटी या कहें कि रिफ्ट वैली में फंसकर बहती है। वहीं दूसरी तरफ माही नदी है जिसका अपना एक अनोखा रिकॉर्ड है। ये पूरे भारत में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। भाग 6 ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां। पूर्व की ओर बहने वाली इन नदियों की अपनी कुछ बहुत ही खास विशेषताएं हैं। सबसे पहले गोदावरी, जिसे इसके विशाल आकार के कारण वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह इस प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आती है महानदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है। और फिर है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर से निकलकर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये तमाम अलग अलग नदी प्रणालियां विशाल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। महानदी पर हीराकुंड, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, नर्मदा पर सरदार सरोवर और सतलज पर भाखड़ा नांगल बांध। ये सब इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान ने इन ताकतवर नदियों की ऊर्जा का किस तरह उपयोग किया है। तो आज हमने उत्तर के हिमालयी ग्लेशियरों से लेकर दक्षिण के पठारों तक का एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय किया। लेकिन अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक विचार सामने आता है। अपनी इस अप्रत्याशित प्रकृति और इतने विशाल पैमाने को देखते हुए ये जटिल नदी प्रणालियां आने वाले समय में हमारे उपमहाद्वीप के अस्तित्व और विकास को कैसे तय करेंगी? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए।